बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ मेड बाय लीगल कॉन्सेप्ट CSS PMS एंड लॉ। हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए की इंडिपेंडेंस के बाद ऑफिशियली इसे यूएस के नाम से पुकारा जाने लगा। 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 1788 में कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया, इख्तियार कर लिया, और आखिरकार 4 मार्च 1789 को इसे इस्तेमाल में असर में लाया गया। यानी कि 4 मार्च 1789 में फिर इसे असर में लाया गया, जबकि बन ये पहले ही चुका था। 17 सितंबर 1789 को फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। आगे हम इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं कि इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलर सॉवरेनिटी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल ऑफ राइट, dual citizenship, supremacy of the constitution, a rigid constitution, judicial review, secular state, democratic government, a bicameral legislation, conspicuous omissions। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दुनिया का सबसे मुख्तसर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 7 आर्टिकल, जिसमें 4000 अल्फाज, जो 10 से 12 सफ़ों पर मुश्तमिल था, जिसे आधे घंटे में मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते थे। जब ये शुरू में लिखा गया तो ये इतना छोटा था कि ये 7 आर्टिकल था। 7 आर्टिकल जिसमें 4000 अल्फाज, 10 से 12 सफ़े थे, जिसे आधे घंटे में बासानी पढ़ा जा सकता था। ऐसा नहीं था कि ये सारा का सारा लिखा हुआ था। इसमें कुछ ऐसा भी हिस्सा था जो गैर तहरीर शुदा था, जिसमें कन्वेंशन, कांग्रेस के स्टैच्यूज़, जुडिशियल डिसीजंस और एग्जेक्टिव डिक्रीज, यानी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स वगैरह शामिल थे या शामिल हैं। और ये वो सब चीज़ें हैं जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रोथ का सबब बन रही हैं। उससे आगे हम चलते हैं। आगे आता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि सुपर पावर लोग होंगे। गवर्नमेंट को लोगों से ताकत मिलेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। अवाम, रियाया ही ताकत का असल सोर्स होगी। जो अवाम होगी, रियाया होगी, वही ताकत का असल सोर्स होगी। इससे मुराद ये है कि गवर्नमेंट का मतलब होगा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे आला डेफिनेशन मानी जाती है। बहरहाल कोई गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ अदा करने में अगर नाकाम हो जाएगी तो आवाम इसके मनसब से उतार कर, मतलब आवाम को ये हक़ हासिल होता है कि वो उसकी गवर्नमेंट ख़त्म करके एक नई गवर्नमेंट कायम कर ले। लोगों के पास गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का हक़ हासिल होगा। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी में आता है कि लोगों के पास गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का हक़ हासिल होगा। इससे आगे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट से मुराद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड कर दे, जिसकी पावर्स को लिमिटेड कर दे, उसकी पावर स्पेसिफिक कर दे कि वो इस स्पेसिफिक पावर से आगे नहीं बढ़ सकती। ये लिमिटेड गवर्नमेंट लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट से बचाव का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। लिमिटेड गवर्नमेंट से मुराद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को पावर देता है, वही इस पावर को लिमिट लगाता है, यानी कि ज़र्ब लगाता है। वही इस पावर को कम करता है कि हर चीज़ की पावर लिमिटेड कर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंटल पावर्स को स्टेट और नेशनल लेवल पर तकसीम कर देता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी जाती,
बल्कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए लिमिटेड की जाती हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ देते हुए गवर्नमेंट की अथॉरिटी को लिमिटेड कर देता है। उससे आगे हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। 4th नंबर पे है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी बहुत मशहूर है, मतलब गवर्नमेंट के अज्जा को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना। गवर्नमेंट पावर्स की डिवीज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न, इन्हें लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल ब्रांच में तकसीम कर देना सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है। इसके मुताबिक यानी कि कांग्रेस के पास होगी, इसके मुताबिक लेजिस्लेटिव पावर्स कांग्रेस के पास होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास होगी और जुडिशल पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट्स के पास जुडिशल पावर्स होंगी। उसके बरक्स कांग्रेस में हम ये देखते हैं कि 2 हाउसेज आ जाते हैं, क्योंकि बाई कैमरल है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि बाई कैमरल सिस्टम है सेनेट के अंदर। सेनेट में कांग्रेस बाई कैमरल सिस्टम है, यानी कांग्रेस में हाउस ऑफ 2 हाउसों से मिलकर बना है। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 6 के मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल एक वक्त में किसी एक ऑर्गन का ही मेंबर हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हों और लेजिस्लेटिव के भी मेंबर हों। सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ इशारा करता है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुखालिफ है, चेक एंड बैलेंस। इससे आगे हमारे पास आ जाता है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस इसलिए रखा गया है कि कोई भी इदारा अपनी ताकत का गलत और नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। हर ब्रांच दूसरी ब्रांच पर चेक एंड बैलेंस का काम करती है। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट सेनेट की राय के बगैर अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता और सेनेट प्रेसिडेंट के बनाए हुए ट्रीटीज़ को रेटिफाई करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। कांग्रेस के दोनों हाउसेज, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट मिलकर प्रेसिडेंट और फेडरल जजेस को इम्पीच कर सकते हैं, मतलब उनको उनके ओहदे से उतार सकते हैं। सेम एज इट इज़ प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो सेनेट के भेजे गए बिल को वीटो कर ले, मतलब ये कि उसे दोबारा कांग्रेस के पास भेज दे, जिसे दोबारा पास करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। उसके अलावा कांग्रेस के भेजे गए बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का साइन होने ज़रूरी हैं, तभी वो लॉ में तब्दील होता है। उसे साइन करके अपने यानी कि प्रेसिडेंट के साइन के बगैर लॉ पास नहीं होता। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो कर ले, या तो उसे 10 दिन के बाद ये बिल ऑटोमेटिक जब प्रेसिडेंट किसी बिल को पॉकेट वीटो करता है तो या तो वो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद पास हो जाएगा, या फिर अगर 10 दिन में कांग्रेस एडजर्न्ड हो जाती है तो ये बिल हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक है कि वो कांग्रेस के पास किए गए किसी भी बिल को नल एंड वॉइड करार दे के उसे इनवैलिड कर सकती है, मतलब नल एंड वॉइड करार दे सकती है, उसे इनवैलिड करार दे सकती है। उससे आगे हमारे पास 6 पॉइंट पे आ जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो सी होगी वो उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट जो होगी वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी। यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जबकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक ही एग्जेक्टिव होगा जो कि प्रेसिडेंट होगा। ये ना तो कांग्रेस के ज़रिए इलेक्ट होगा और ना ही इसे जवाबदेह होगा, और ना ही इनमें कोई करीबी ताल्लुक़ होगा, और ना ही प्रेसिडेंट कांग्रेस को डिसॉल्व कर सकता है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक ना ही प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट और ना ही कैबिनेट कांग्रेस से बिलोंग करेगा। प्रेसिडेंट का जो
सेक्रेटेरिएट है और या उसका कैबिनेट है, वो उनमें से कोई भी कांग्रेस से बिलोंग नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का सरबराह होता है, तमाम एग्जेक्टिव पावर्स का वाहिद मालिक होता है। प्रेसिडेंट ये तमाम शमूलियात 4 साल तक इंजॉय कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो फिक्स टेन्योर है, 4 ईयर्स के बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं यूएसए में। उससे आगे हमारे पास आ जाता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, जिसमें सेंट्रल पावर्स और लोकल स्टेट गवर्नमेंटल जिसमें पावर्स को सेंट्रल और लोकल या स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस दोनों को लिमिटेड पावर्स मुहैया करता है, यानी कि स्टेट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को लिमिटेड पावर्स मुहैया करता है। एक हकीकी फेडरल सिस्टम में ये दोनों लेवल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों को पावर्स डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। इन दोनों को पावर्स डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। नेशनल गवर्नमेंट नेशनल मैटर्स को डील करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल मैटर्स को डील करती है। यूएस में टोटल इस वक्त 50 स्टेट्स हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फेडरेशन है 50 स्टेट्स की। इसमें 50 स्टेट गवर्नमेंट्स इस टाइम मौजूद हैं। इससे आगे हमारे पास बिल ऑफ राइट्स आ जाता है। मतलब जो इसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बिल ऑफ राइट्स का तज़किरा नहीं किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स नहीं थे, लेकिन पहली 10 अमेंडमेंट जो कि 2 साल में हुई उन्होंने बिल ऑफ राइट्स का मुतारिफ़ कराया। बिल ऑफ राइट मंदरजा झैल हैं अभी तक जो हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जिसके तमाम शहरियों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो स्पीच और एक्सप्रेशन में आज़ाद होंगे। फ्रीडम ऑफ असम्बली एंड पटिशन, असम्बली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पटिशन दायर कर सकते हैं। टू कीप राइट टू कीप एंड बेयर आर्म्स, कीप एंड बेयर आर्म्स फॉर सिक्योरिटी, वो अपनी हिफाजत के लिए असलहा रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, वो अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। राइट टू लीगल इक्वलिटी, के किसी को भी उसके रंग के या नस्ल की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर उसे जज नहीं किया जाएगा। उसके लीगल राइट्स तमाम सब के बराबर होंगे। राइट ऑफ वोटिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, रेस और सेक्स, ये भी वही आ जाता है कि किसी को भी इस वजह से वोट का हक़ उससे नहीं छीना जाएगा कि वो औरत है या वो काले रंग का है या उसका मज़हब क्रिश्चियन नहीं है। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी पर्सन अपने ही अगेंस्ट उसे विटनेस बना के नहीं पेश किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी या प्रॉपर्टी से या उसकी लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता जब तक उसका ड्यू प्रोसेस इख्तियार ना किया जाए। स्लेवरी शुड बी अबॉलिश, स्लेवरी को ख़त्म करने का बिल ऑफ राइट में ऐड किया गया कि स्लेवरी ख़त्म होनी चाहिए। नो प्रॉपर्टी कैन बी टेकन फॉर पब्लिक यूज विदाउट कंपनसेशन, कंपनसेशन के बगैर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। द राइट टू स्पीडी एंड पब्लिक ट्रायल फॉर एन इम्पार्शियल जुडिशरी, नो स्टेट शैल मेक और इन्फोर्स लॉज विच अबाइड्स द privileges and immunities of the citizen of USA. नो स्टेट शैल मेक और इन्फोर्स लॉ, ना कोई स्टेट कोई ऐसा लॉ बना सकती है ना इसे इन्फोर्स कर सकती है जो उनकी सिटीज़न यूएसए के सिटीज़न के राइट की खिलाफ हो। द राइट्स एंड लिबर्टीज़ आर नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन बी मॉडिफाइड विद ओनली विद एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्हें अमेंड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्स ऑफ लॉ, ये राइट्स कोर्स ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल भी हैं। इससे आगे हमारे पास आ जाता है डुअल सिटीज़नशिप। सिटीज़न्स वो होते हैं जो कि स्टेट के मेंबर्स होते हैं, रहायशी होते हैं, जो अपनी स्टेट के पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय कर रहे होते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिटीज़न के कॉन्सेप्ट को बयान ही नहीं किया गया, लेकिन 14 अमेंडमेंट ने डुअल सिटीज़नशिप को मुतारिफ़ कराया। इसमें था कि यूएसए में हर शख्स
डुअल नेशनैलिटी को इंजॉय करेगा, यानी कि डुअल नेशनैलिटी का मालिक होगा। एक तो उसकी स्टेट नेशनैलिटी होगी, सिटीज़नशिप होगी, और दूसरी उसकी नेशनल यानी कि यूएसए की सिटीज़नशिप। इससे आप समझ सकते हैं कि यूएसए में जो जितने भी लोग हैं वो दो तरह की सिटीज़नशिप इंजॉय करते हैं। एक तो अपनी नेशनल सिटीज़नशिप और एक अपनी स्टेट सिटीज़नशिप। स्टेट में सिर्फ रियासत के शहरी इंतखाबी या अवामी दफातर के लिए इंतखाब लड़ सकते हैं। उसके अलावा वो सिर्फ ऐसी स्टेट से फेडरल ऑफिस के लिए इंतखाब लड़ सकते हैं जिसमें वो शहरी हों, यानी कि वो जिस शहर में रहते हैं, वो जिस स्टेट के रहायशी हैं, वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो किसी दूसरी स्टेट से अपने लिए अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उससे आगे आ जाता है नंबर 10। नंबर 10 पे हमारे पास सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये फीचर हमें ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही यूएसए की सुप्रीम पावर होगा। जजेस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, यानी कि जजेस की तैनाती का सबसे बड़ा काम ये है, उन्हें उनके जिम्मे में सबसे बड़ा काम है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना है। वो जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी सुपरमेसी की हिफाजत करते हैं। यूके में पार्लियामेंट्री, इसके अलावा हमें बताया गया कि यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, जबकि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल या कह लो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम पावर है। इससे आगे नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11 पे हमारे पास आ जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ये दुनिया का सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कांग्रेस के पास किए गए और निरा से सुपीरियर है। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कांग्रेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, ये आर्टिकल 5 में बताता है। आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग प्रोसीजर से डील करता है, जो कि बहुत मुश्किल है। फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट की शराकत से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। इसके दो तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 पे आता है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी हर हाउस से ज़रूरी है, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों से 2/3 की मंजूरी ज़रूरी है, मेजॉरिटी ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। उसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कि नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कि स्टेट की तरफ से पिटीशन दायर करके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को कांग्रेस तलब करे। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका इख्तियार किया जा सकता है अमेंडमेंट के लिए, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक तरीका इख्तियार करके अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन यहाँ ये भी गौर करना ज़रूरी है कि अभी तक जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो कांग्रेस की मेजॉरिटी से हुई हैं। कोई एक भी अमेंडमेंट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन के ज़रिए नहीं हुई। आज तक 1789 से आज तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो कि जाहिर करती हैं कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड है। ये तमाम प्रोसेस बहुत रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड है। इसे मंदरजा झैल ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। इसमें नंबर 1 पे आता है लोगों का अमेंडमेंट में कोई रोल ना होना, कि इसमें लोग किसी भी तरह अमेंडमेंट में शामिल नहीं हो सकते। और इसके अलावा आता है कि 2/3 मेजॉरिटी कांग्रेस की मेजॉरिटी और 3/4 स्टेट लेजिस्लेशन की मेजॉरिटी हासिल करना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। रेटिफिकेशन के लिए कोई भी डेफिनेट। नंबर 3 पे आता है कि स्टेट की जानिब से कोई भी डेफिनेट टाइम लिमिट रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कि अमेंडिंग प्रोसीजर मिनॉरिटी के लिए एक मिनॉरिटी के ओपिनियन को ताकत बख्शती है, जैसा कि सिर्फ 23 मेंबर सेनेट के और 13 मेंबर स्टेट लेजिस्लेशन के किसी भी रेटिफिकेशन को चेक करने के लिए अहम होते हैं। फिर हमारे पास आता है नंबर 5। नंबर 5 के अंदर हमारे पास एक क्रिटिसाइज ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड करार दे सकती है। मैं इसकी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म में कहता है कि ये तरमीम का गैर संजीदा और पेचीदा तरीका है।
इससे आगे हमारे पास आ जाता है नंबर 12 पे जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफ़िज़ होते हैं, इनके मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करते हैं। जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के किसी भी ऑर्डर को इनवैलिड करार दिया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह होती है ताकि वक्त बदलने के साथ साथ सोसाइटी की ज़रूरियात के मुताबिक इसे अडॉप्ट किया जा सके। इसके बरक्स जुडिशियल वेटो गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को पास होने से डिले कर देता है। हमारे पास इसका 13 फीचर है। ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से मतलब मुराद ये है कि रिलीजन और स्टेट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिलीजन को स्टेट के कामों और फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए। देयर शुड बी नो स्टेट रिलीजन, मतलब कि यहाँ पे कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए। स्टेट मज़हब से आरी होनी चाहिए। स्टेट का और मज़हब का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उससे आगे हमारे पास आ जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नंबर 14 पे हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मुराद ये है कि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें डेमोक्रेसी होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोग ही गवर्नमेंट को पावर देते हैं, लोगों के थ्रू ही गवर्नमेंट वर्क करती है। जब कोई गवर्नमेंट अपना काम अदा करने में नाकाम हो जाती है तो लोग उसकी जगह एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट लोगों के लिए होगी, उसे अपनी ताकत भी लोगों से मिलेगी, अपनी राय से लोगों की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा वो लोगों के ज़रिए ही इलेक्ट होगा, जो असल पावर होगी वो लोगों के पास ही होगी। लोग अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करेंगे। इससे आगे हमारे पास आ जाता है बाईकैमरल लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो सा है वो हमें यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम देता है, जिसमें दो तरह के हाउसेज आ जाते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। यानी कि कांग्रेस दो हाउसेज पर मुश्तमिल होती है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस में हमारे पास सेनेट आ जाता है, जबकि लोअर हाउस में हमारे पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। लोअर हाउस जो सा है वो अमेरिकन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेनेट फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सेनेट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है दुनिया का। सेनेट जो है वो दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है। इससे आगे बाईकैमरल लेजिस्लेशन से आगे हमारे पास आ जाता है कॉन्स्पिशियस ओमिशंस। इसमें हमारे कॉन्स्पिशियस ओमिशन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आल्सो नोन फॉर व्हाट इट ओमिट्स। ये अपनी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है, मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे अमेरिकन गवर्नमेंट के बहुत सारे फंडामेंटल मैटर्स है उसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें बैंक्स, एजुकेशन, इंश्योरेंस, लेबर, एग्रीकल्चर, सिविल सर्विसेज या पॉलिटिकल पार्टीज, बजट मेकिंग या पावर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका कहीं भी तज़किरा हमें नहीं मिलता। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देखते हैं। हमारा कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन देख लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।